हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज अपने YouTube चैनल पे सरफेस केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर दे रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाया था कि सरफेस केमिस्ट्री का जो मेजर फिनोमेना एब्जॉर्प्शन होता क्या है, उसके टाइप क्या है, और केमी एब्जॉर्प्शन फ्री एब्जॉर्प्शन जो दोनों इंपॉर्टेंट जो फिनोमेना है, जो उसके टाइप भी है, उसको मैं आपसे डिस्कस भी किया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन जो होता है उसका ग्राफ क्या होता है, मीन्स कैसे इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आप देखिए ग्राफ क्या होता है। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एब्जॉर्प्शन मींस एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसो मींस सेम, थर्म मींस टेम्परेचर। जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है उस सब को हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं। कहीं भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो आइसोथर्म कहलाता है। एंड हियर I am representing adsorption at constant temperature, इसलिए इस ग्राफ को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि अलग अलग टेम्परेचर मींस T=273 केल्विन पे, T=244 केल्विन पे, T=195 केल्विन पे, तीन अलग अलग टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन किस तरह से प्रेशर के साथ चेंज हो रहा है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया। ये मींस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था। इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को मैं यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप गौर से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। T=273 मींस 273 केल्विन टेम्परेचर पे आप देख रहे हो x/m, इसको मैं पहले वीडियो में ही क्लियर कर चुका हूँ। x/m के टर्म्स में हम लोग अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज हियर x रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब गैसेस मींस एडजॉर्बेंट and m is mass of adsorbent, means x/m is mass of adsorbent at per unit mass of adsorbent, means adsorbent के यूनिट मास पे कितना मास पर जितना मास आपका मोलिकुलर स्पेसीज का और गैस का प्रेजेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन है x/m। x/m के टर्म्स में ही हम लोग हर जगह एडजॉर्प्शन को पढ़ेंगे। इस ग्राफ में दिखा रहा है जिसमें प्रेशर 0 है उसमें x/m की वैल्यू 0 है। नेचुरली भी है, जब गैस का प्रेशर ही नहीं होगा मींस वेसल में कोई गैस नहीं होगा तभी प्रेशर 0 होगा। जब वेसल में कोई गैस नहीं होगा तो वहां पे कोई एडजॉर्प्शन फिनोमेना नहीं होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है x/m इंक्रीज हो रहा है, बट रिलेशन जो है वो नॉन लीनियर है, कर्व है। इसका मीनिंग हुआ कि x/m प्रेशर के साथ इंक्रीज हो रहा है बट इंक्रीमेंट लीनियर नहीं है, इस ग्राफ में दिख रहा है। फिर अगला फिनोमेना यह है व्हेन प्रेशर इज हाई एट हायर प्रेशर graph becomes horizontal, means adsorption phenomena gets saturation, means इस ग्राफ में दिखाया जा रहा है कि जब प्रेशर हाई हो जा रहा है तो हमारा एडजॉर्प्शन प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया, मींस प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है बट एडजॉर्प्शन x/m का वैल्यू कांस्टेंट हो गया। इट मींस एडजॉर्प्शन फिनोमेना गेट्स सैचुरेशन एट टेम्परेचर 273 केल्विन। सेम फिनोमेना मींस जस्ट रिप्लिका हो रहा है 244 केल्विन टेम्परेचर पे। मींस जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर को डिक्रीज किया वैसे ही सेम प्रेशर पे एडजॉर्प्शन बढ़ गया। मींस टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, मींस एडजॉर्प्शन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। दिस फिनोमेना वाज ऑब्जर्व्ड इन फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन में बताया था कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो फिजिजॉर्प्शन का रेट डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा मैं आपको बताया था। टेम्परेचर बढ़ने से एडजॉर्ब गैसेस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनका काइनेटिक वाइब्रेशन बढ़ेगा, मोलिकुलर वाइब्रेशन बढ़ने से उनके एस्केपिंग का टेंडेंसी बढ़ेगा और फिर उनका डिजॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाई नेट एडजॉर्प्शन विल डिक्रीज। सेम फिर यहाँ पे और आप देख रहे हो कि जब टेम्परेचर को हम लोगों ने डिक्रीज किया तो फिर ग्राफ का नेचर वही है, जब प्रेशर 0 तो एडजॉर्प्शन 0, प्रेशर बढ़ रहा है एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है। जब प्रेशर वेरी हाई फिर एडजॉर्प्शन प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया, मींस हमारा एडजॉर्प्शन फिनोमेना सैचुरेशन गेन कर लिया, बट अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन हायर हो गया। जितना एडजॉर्प्शन 273 केल्विन पे हो रहा है उसी प्रेशर पे उससे ज्यादा एडजॉर्प्शन 244 केल्विन पे हो रहा है। आप देख लो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रेशर पे यहाँ पे एडजॉर्प्शन का अमाउंट मींस इस टेम्परेचर पे इतना है, टेम्परेचर आपने कम किया और बढ़ गया। सेम चीज 195 केल्विन पे आप ड्रॉ कीजिए, उसका ग्राफ शो कर रहा है यहाँ पे। टेम्परेचर को आपने और डिक्रीज किया तो एडजॉर्प्शन और बढ़ गया।
मींस यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो बता रहा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर ड्रॉ करते हो, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन प्रेशर से के साथ कैसे चेंज हो रहा है, और किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रहा है, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो चीज यहां से आ रहा है, एक जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर के साथ एब्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज हो रहा है, बट हायर प्रेशर पे एब्जॉर्प्शन प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। और दूसरा पॉइंट ये आ रहा है, when pressure is constant then adsorption decreases with temperature, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रहा है, या उलट के बोलो कि टेम्परेचर में डिक्रीमेंट के साथ इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर घट रहा है, एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है। इस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन आपका डिक्रीज होगा। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन किस तरह से प्रेशर के साथ चेंज हो रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन है। अब यह हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल डेटा था, इसको एक्सप्लेन करना था कि कैसे हो रहा है, क्यों प्रेशर वेरी हाई होने के बाद हमारा एड्सॉर्प्शन प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जा रहा है, जबकि नॉर्मल हमारा थिंकिंग है कि जितना ज्यादा गैस रहेगा, जितना ज्यादा मोलिकुलर स्पेसीज होगा, उतना ज्यादा वेसल में प्रेशर होगा, जितना ज्यादा वेसल में गैस का प्रेशर होगा, उतना ज्यादा गैसेस सॉलिड के सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा। तो फिर प्रेशर से इंडिपेंडेंट क्यों हो रहा है? इस फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रॉन्डलिक नाम के साइंटिस्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया, जिसको हम लोग फ्रॉन्डलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म भी बोलते हैं। फ्रॉन्डलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। मींस इस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रॉन्डलिक ने एक एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया। माइंड इट, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये फर्स्ट टाइम ऐसे केमिस्ट्री में ऐसा हो रहा है जहां पे कि साइंटिस्ट के स्टेटमेंट को, मैथमेटिकल फॉर्मूला को एम्पिरिकल फॉर्मूला बोला जा रहा है। एम्पिरिकल का मीनिंग होता है नॉट रियल, नॉट एग्जैक्ट। मिस फ्रॉन्डलिक ने जो फॉर्मूला दिया, मिस फ्रॉन्डलिक ने जो एक्सप्लेनेशन दिया और एक्सप्लेन करने के लिए जिस मैथमेटिकल इक्वेशन को उन्होंने हेल्प लिया, उसका नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला, बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्ट। इसके बारे में फ्रॉन्डलिक भी खुद श्योर नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोला कि इस बेसिस पे हम लोग एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फ्रॉन्डलिक का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है वो मैं बता रहा हूं, और फिर मैं बताऊंगा कि फ्रॉन्डलिक का एम्पिरिकल फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं, उसका टेस्टिंग कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। बट सबसे पहले फ्रॉन्डलिक ने बोला क्या? फ्रॉन्डलिक ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, दूसरे साइंटिस्टों की तरह फ्रॉन्डलिक ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। फ्रॉन्डलिक ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन प्रोवाइड किया, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला, और फ्रॉन्डलिक्स एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एम्पिरिकल फॉर्मूला में x by m is equal to k p का पावर 1 by n, यह एम्पिरिकल फॉर्मूला है। Here p is pressure of the gas and k and n are constant. k and n constant है, उन्होंने बोला constant है। ये डिपेंड करता है एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट के नेचर पे। अब यह है आपका फ्रॉन्डलिक का एम्पिरिकल फॉर्मूला। इस एम्पिरिकल फॉर्मूला किस तरह से उस आइसोथर्म को एक्सप्लेन करेगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस बिफोर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन। मींस इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को टेस्ट करेंगे कि ये एम्पिरिकल फॉर्मूला करेक्ट है भी कि नहीं। मींस यह एम्पिरिकल फॉर्मूला, या इस एम्पिरिकल क्या मीनिंग नॉट रियल तो होता है, बट ये भी होता है प्रिलिमिनरी आइडिया। जिस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं किसी कंपाउंड के एलिमेंट्स के बारे में पता होने के बाद, किसी कंपाउंड के एलिमेंट्स के बारे में पता होगा किसी कंपाउंड के एलिमेंट्स का किसका कितना परसेंटेज है, अगर नो नो देन आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। इसका मीनिंग हुआ कि प्रिलिमिनरी आइडिया आपको ले सकते हो कि इस कंपाउंड में ये एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा और ज्यादा कुछ नहीं। तो उस तरह से यहां भी है। मींस एक तरह से प्रिलिमिनरी आइडिया देता है कि एड्सॉर्प्शन किस तरह से होता है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का एक्सप्लेनेशन करता है। तो उस प्रिलिमिनरी आइडिया को हम टेस्ट करने जा रहे हैं कि यह जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वाकई करेक्ट है कि नहीं। तब इसका टेस्टिंग कैसे होगा? पॉइंट यह है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है टेस्ट ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, बट मैक्सिमम स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि आखिर टेस्ट होता कैसे है, कैसे पता चलता है कि करेक्ट है कि नहीं है। हालांकि सरफेस केमिस्ट्री के बारे में एक और बात मैं बता दूं, सरफेस केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बुक एनएफ लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। जेईई मेन के एग्जाम का 80% से क्वेश्चन उससे ही आता है, उससे बाहर से नहीं आता है, और नीट का तो 90% क्वेश्चन उससे आता है, और बोर्ड एग्जाम तो खैर वो 100% कवर करता है वो। हाँ, जेईई एडवांस में कई सारा क्वेश्चन बाहर से आता है, क्योंकि जेईई एडवांस का क्वेश्चन दूसरे चैप्टर को कनेक्ट करके पूछता है, बट जेईई मेन और नीट में तो उससे बाहर
बहुत कम आता है, 20% आता है आपका जेईई मेन में बाहर से, 10% नीट में आता है। तो चीजें लिखा हुआ है वहां पे सब। अब इसका टेस्टिंग कैसे होगा? तो टेस्टिंग करने का तरीका यह होता है, ऐसे ही फ्रॉन्टलिक ने बोला भी था कि इस n का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। उन्होंने बोला कि n का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक कर्व है, ये ग्राफ इसका जो है कर्व आप देख रहे हो, कर्व इसका ग्राफ होगा। अब इस चीज को हमें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमें ग्राफिकली किसी को टेस्ट करने के लिए उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको हम लोग लॉग लेंगे, लॉग लेते ही लीनियर बन जाएगा। और जब वो लीनियर फॉर्म में आएगा तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो ग्राफ का स्लोप होगा वो n के टर्म्स में आएगा, और फिर n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अलग अलग डेटा को पुट करके। वो n का वैल्यू हमारे जो इनका रेंज है 0 से 1 के बीच में अगर लाई करेगा, मींस इनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो करेक्ट है। तो हम लोग जा रहे हैं उसको टेस्टिंग करने। टेस्टिंग ऑफ फ्रॉन्टलिक एम्पिरिकल फॉर्मूला। Formula, we know that x by m is equal to kp का power 1 by n, taking log both side, log x by m is equal to log k plus 1 by n log p। ये log लेते ही यह इक्वेशन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये पता कैसे करेंगे लीनियर हुआ कि नहीं? तो तरीका यह होता है जिसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ में ड्रॉ करना है log x by m एंड log p के बीच में, जिसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है उसके पावर को आप देखो। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है log x by m एंड log p के बीच में, जिसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना रहता है उसके पावर को देखो। उसका पावर 1 है, इस ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, मींस नेचर लीनियर होगा। दोनों का पावर 1 है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब ग्राफ ड्रॉ करने में जा रहे हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कटिंग पॉइंट पता करते हैं। तो एक बार log x by m में कटिंग पता करना होगा, तो log p को 0 करेंगे, log p 0 करोगे तो log x by m log k होगा, मींस ग्राफ यहाँ पे किसी पॉइंट पे कट करेगा, मींस ग्राफ जहां पे कट करेगा वो पॉजिटिव आपका y एक्सिस होगा। अब हमें log p एक्सिस के कटिंग पता करना है, जो एब्सिसा पे है, इस x एक्सिस पे है, तो उसके log x by m को 0 करेंगे तो log p का वैल्यू नेगेटिव आएगा, मींस ग्राफ इस साइड कहीं कट करेगा। तो इसको डायरेक्टली हम इस तरह से ग्राफ को डायरेक्ट दिखा देंगे, मींस ये हमारा ग्राफ हुआ। इस ग्राफ का स्लोप चेक करना है, x एक्सिस के मींस log p एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, जो एंगल होगा उसका tan थीटा स्लोप होगा। स्लोप यहां पे होगा मींस m स्लोप tan थीटा। अब स्लोप किसके इक्वल होगा? तो स्लोप निकालने के लिए y इक्वल mx प्लस c से कंपेयर करेंगे। y की जगह पे log x by m, x की जगह पे log p, तो m की जगह पे हुआ 1 by n, c की जगह पे log k, मींस स्लोप का वैल्यू हो गया 1 by n, मींस यहां पे m इज इक्वल टू हो गया 1 by n। इस ग्राफ का स्लोप 1 by n के इक्वल हुआ। यहां पे कांस्टेंट एक वैल्यू आपका log k है। अब इसको हम लोग x और m के मींस x by m और प्रेशर के डिफरेंट वैल्यू को पुट करके हम लोगों ने इस ग्राफ के वैलिडिटी को चेक किया। लीनियर ग्राफ आराम से चेक कर सकते हैं, प्रेशर और x by m का अलग अलग वैल्यू पुट करके चेक किया गया तो ग्राफ सर्टिफाइड हुआ। और 1 by n का वैल्यू, स्लोप का जो वैल्यू आया, उस स्लोप का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई किया, मींस मोस्ट प्रोबेबली स्लोप का वैल्यू 0.1 से लेकर 0.5 के बीच में लाई करता है। इसका मीनिंग हुआ कि फ्रॉन्टलिक का एम्पिरिकल फॉर्मूला करेक्ट है। एम्पिरिकल फॉर्मूला इस आइसोथर्म को एक्सप्लेन कर सकता है, करेक्ट है। फ्रॉन्टलिक का जब एम्पिरिकल फॉर्मूला करेक्ट हो गया, वैलिड हो गया, अब हम लोग उसको चेक करना शुरू किए कि हमारे एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए फ्रॉन्टलिक ने एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया था,
यह इंपेरिकल फॉर्मूला उस एडजर्प्शन आइसोथर्म को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। अभी तो हम लोग यह कर रहे थे कि फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, अब है कि फॉर्मूला करेक्ट हो गया, अभी हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि एडजर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो उसका चेकिंग स्टार्ट करते हैं, किस तरह से यह एडजर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं। एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजर्प्शन आइसोथर्म बाय फ्रॉन्टलिक एम्पिरिकल फॉर्मूला। फ्रॉन्टलिक ने बोला, अपना दो केस करके उन्होंने एक्सप्लेन किया। केस फर्स्ट, इफ 1/n इज इक्वल टू 0, उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको बोला कि अगर 1/n 0 हो तो इंपेरिकल फॉर्मूला मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला एडजर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन करेगा। तो देखो कैसे होगा। अगर 1/n 0 होगा तो वी नो दैट इंपेरिकल फॉर्मूला x/n इज इक्वल टू k p का पावर 1/n। अगर 1/n 0 हो गया तो x/m इज इक्वल टू k p का पावर 0, तो p का पावर 0 मींस 1, इसके हो गया, मींस कांस्टेंट हो गया, मींस जिसमें 1/n 0 है उसमें x/m का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, मींस सैचुरेशन वाला सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। x/m मींस एडजर्प्शन प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन पूछा गया कि कैसे हुआ। 1/n का वैल्यू 0, 1/n का वैल्यू 0 कब होगा? फ्रॉन्टलिक ने खुद बोला था कि वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है। फिर 1/n को 0 उन्होंने कर भी दिया, तो चलो उसको एक्सेप्ट भी हम लोग किए कि 0 हो गया। बट पूछा गया कि 1/n 0 आपने लिया तो x/n कांस्टेंट हो गया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रॉन्टलिक की बात नहीं बता पाए कि प्रेशर से गैस का एडजर्प्शन इंडिपेंडेंट हुआ कैसे। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे गैस का अमाउंट बढ़ेगा, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा गैसेस आपके सॉलिड के सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, उतना ज्यादा गैस को एडजर्व होना चाहिए। आखिर इंडिपेंडेंट हुआ कैसे? मैथमेटिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया कि 1/n 0 कर दिया तो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया हमारा, बट फिजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर केस सेकंड में उन्होंने बोला कि 1/n इक्वल टू 1, 1/n अगर 1 होगा तो फिर इसी को पुट करते हैं, x/m इक्वल टू k का पावर k p का पावर 1/n, तो 1/n वैल्यू 1 हो गया, मींस kp हो गया, मींस x/m इज इक्वल टू kp हो गया, मींस x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो गया। फिर रिप्रेजेंट किया, आप ग्राफ देखते हो कि x/m और प्रेशर के बीच ग्राफ इस तरह से रहता है। तो इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस रीजन में सैचुरेशन गेन करने से पहले एडजर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली एग्जैक्टली नहीं है बट फिर भी प्रोपोर्शनल है, प्रेशर बढ़ने से बढ़ रहा है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब 1/n का वैल्यू 1 है उस समय प्रेशर मींस एडजर्प्शन प्रेशर से रिलेटेड है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर पर डिपेंड करता है, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया। ये एक्सेप्ट हो गया, जिसमें प्रेशर 0 x/m 0 भी एक्सेप्ट हो गया। बट जब प्रेशर वेरी हाई हुआ तो एडजर्प्शन प्रेशर से इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, ये फ्रॉन्टलिक ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इस तरह से फ्रॉन्टलिक का बहुत बड़ा डिमेरिट हो गया। फ्रॉन्टलिक के इंपेरिकल फॉर्मूला से और फ्रॉन्टलिक के द्वारा एडजर्प्शन आइसोथर्म का सैचुरेशन क्लियर नहीं हुआ, क्यों ऐसा होता है, और आपके सिलेबस में ही तक पढ़ना है। फ्रॉन्टलिक आइसोथर्म मींस 12th बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें फ्रॉन्टलिक का ही थ्योरी पढ़ना है, फ्रॉन्टलिक ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वहीं तक पढ़ना है। बट मैं आपको फ्रॉन्टलिक से आगे पढ़ाऊंगा। फ्रॉन्टलिक का एक्सप्लेनेशन सैचुरेशन फैक्टर को मींस एडजर्प्शन के सैचुरेशन को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया और फिर एक्सप्लेन कैसे होगा, आई विल डिस्कस। मींस फ्रॉन्टलिक का यह थ्योरी में क्या डिमेरिट था, इसकी वजह से क्लियर नहीं हुआ, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। अब सुनो, फ्रॉन्टलिक के थ्योरी का डिमेरिट नंबर 1 यह है कि फ्रॉन्टलिक के थ्योरी में कहीं भी सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट का डिस्कशन नहीं है। व्हाइल यू नो सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट इज ए मेजर फैक्टर बिकॉज गैसेस एडजॉर्ब एट सरफेस ऑफ सॉलिड बॉडी। सरफेस का बिना डिस्कशन किए कोई एडजॉर्प्शन थ्योरी दे, ये पॉसिबल ही नहीं कि वो पूरी तरह से करेक्ट हो। यही वजह है कि फ्रॉन्टलिक का एडजॉर्प्शन
फ्रॉन्टली का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो एड्सॉर्प्शन के सैचुरेशन फैक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि फ्रॉन्टली के थ्योरी में कहीं भी एड्सॉर्बेंट के सरफेस एरिया का डिस्कशन नहीं है। तो फ्रॉन्टली के थ्योरी का डिमेरिट पहले मैं बता दूं और फिर शुरू करूंगा नेक्स्ट थ्योरी। उसका नाम होगा लैंगमोर थ्योरम, जो एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह से सैचुरेशन गेन होता है, प्रेशर से इंडिपेंडेंट कैसे होता है एड्सॉर्प्शन। तो फ्रॉन्टली के थ्योरी का पहला डिमेरिट यह है कि इसने सरफेस एरिया को कंसीडर नहीं किया। सेकंड कि फ्रॉन्टली के एम्पिरिकल फॉर्मूला हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन को दिमाग में रखकर बनाया गया है। मींस फ्रॉन्टली ने जो भी थ्योरी अपना दिया वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, जो इनके एक तरह से डिमेरिट था। ये दो मेजर डिमेरिट की वजह से फ्रॉन्टली एम्पिरिकल फॉर्मूला एड्सॉर्प्शन फेनोमेना को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट थ्योरी एंड व्हिच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट थ्योरी फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्म, एंड दैट थ्योरी इज लैंगमोर थ्योरम। लैंगमोर थ्योरम पढ़ने से पहले मैं आपको एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन बता दे रहा हूं, क्योंकि ये भी फ्रॉन्टली की एम्पिरिकल फॉर्मूला का ही पार्ट है। अब तक जो मैं एड्सॉर्प्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मैं बताया था फ्रॉन्टली का, वह था सॉलिड के सरफेस पे आपको मोलिकुलर स्पीसीज का इन एटमॉस्फेयर मींस इन एयर। लेकिन अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर भी एड्सॉर्प्शन होता है और इसको फ्रॉन्टली ने ही एक्सप्लेन भी किया। हालांकि फ्रॉन्टली के एम्पिरिकल फॉर्मूला को ही हम लोग सॉल्यूशन के लिए भी ट्रांसफर कर दिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सॉल्यूशन में एड्सॉर्प्शन होता कैसे है। सॉल्यूशन में एड्सॉर्प्शन काफी पॉपुलर और कॉमन फेनोमेना है। एज फॉर एग्जांपल, आप एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिए हुए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, इसका मोलारिटी M1 है मोलारिटी, इस सॉल्यूशन में आप चारकोल ऐड कर दो, एडिशन ऑफ चारकोल। ये चारकोल अगर आप ऐड करते हो, चारकोल अपने सरफेस से बहुत सारे एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेगा। ये फैक्ट है। इस एक्सपेरिमेंट को आप कहीं भी कर सकते हो, अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स at surface of charcoal। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि सरफेस पे एसिटिक एसिड को अट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है चारकोल। इसका है कि आप इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करो। अगर यहां पे इसका मोलारिटी M2 होगा, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां चेक करोगे तो डेफिनेटली M2 का वैल्यू M1 से कम होगा, ऐसा डेफिनेटली होगा। मींस यहां पे क्या हुआ, चारकोल सॉल्यूशन के अंदर के सॉल्यूट को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट कर लिया। जितना सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन से निकल करके चारकोल के सरफेस पे अट्रैक्ट हो गया, अब वो सॉल्यूशन में नहीं है। अब आप सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को जब मेजर करोगे तो सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालने में आप देखोगे 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट का है। तो जितने सॉल्यूट के मोलिक्यूल्स और मोल एसिटिक एसिड का जितना ही मोलिक्यूल और मोल चारकोल के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया होगा, वो सॉल्यूशन में अब नहीं है, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट एब्जॉर्प्शन आल्सो टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन, और एक बहुत ही पॉपुलर है। तो मैं सिंपल बताया, कितना सारा एग्जांपल है। मिथाइलिन ब्लू बहुत ही रिनाउंड एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मिथाइलिन ब्लू, मिथाइल ऑरेंज के फैमिली का ये भी है। इसका नाम मिथाइलिन ब्लू है, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन ब्लू होता है। एक्वस सॉल्यूशन इसका ब्लू होता है, एक्वस सॉल्यूशन ब्लू। इसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप चारकोल डाल दोगे, चारकोल मिथाइलिन ब्लू के अपने सरफेस पे अट्रैक्ट कर लेगा।
और आपका सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का है व्हाइट हो जाएगा, कलरलेस। ये मिथाइलिन ब्लू का बहुत ही पॉपुलर, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन का बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। हालांकि मिथाइलिन ब्लू का अपना जो कलर होता है ग्रीन होता है, बट मिथाइलिन ब्लू का एक्वस सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जहां पे हमको पता है कि सॉल्यूशन के अंदर एडजॉर्प्शन होता है। अब और भी पॉपुलर एग्जांपल तुम लोग जानता भी होगा, अगर मान लो खाना पका रहे हो आप और खाना में सब्जी में मान लो नमक ज्यादा चला गया, अब क्या करोगे? अब बोलोगे उसमें पानी डालेंगे, और ये कर सकते हो, बट सब्जी में पानी ज्यादा डालने के बाद सब्जी क्या होगा? डाइल्यूट हो जाएगा, उसका ग्रेवी का टेस्ट बेकार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ग्रेवी का टेस्ट मेंटेन रहे और सॉल्ट कम हो जाए, तो इसका तरीका यह है चारकोल। लकड़ी समझते, चारकोल दो तरह का होता है, एनिमल चारकोल और एक आपका प्लांट चारकोल। तो उसमें जो लकड़ी को जलाते हो, अर्धजला जो लकड़ी होता है वो भी चारकोल होता है। उसको अगर डाल दो चूर करके, तो बहुत सारे सॉल्ट को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट कर लेगा, कुछ को हालांकि थोड़ा बहुत एब्जर्व भी कर लेता है, लेकिन मैक्सिमम एब्जर्व कर लेगा। और ऐसा करने से और फिर उसको सब्जी को दूसरे बर्तन में पोर्ट आउट कर दो और चारकोल रह जाएगा। ये चारकोल बहुत सारे सॉल्ट को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट कर सकता है, और उसके बाद आप देखो कि सब्जी के ग्रेवी का जो सॉल्ट है वो कम सॉल्टी हो गया, मिक्स नॉर्मल हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल है। अब इसी का वो एग्जाम्पल है, जैसे कलर सोल्यूशन में कलर दिख रहा है और तांत्रिक लोग जो करता है एनिमल चारकोल डालता है हड्डी उस सभी कलर पिगमेंट को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करता है, और जो कलर्ड सॉल्यूशन था कलरलेस हो गया। अब सॉल्यूशन में जो एडजॉर्प्शन होता है, वह एडजॉर्प्शन फिनोमेना का क्या कैरेक्टर होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार इस चैप्टर में एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ न्यूमेरिकल नहीं है, बट हर थ्योरी का एक लाइन इसका क्वेश्चन है। अभी तक के जितने भी आप एग्जाम के क्वेश्चन है आप उठाकर देख लो, जेईई मेन हो, नीट हो या जेईई एडवांस, सबसे सुपर क्वेश्चन एडवांस में आता है, आप उठाकर देखो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इसके थ्योरी से बाहर होगा। सब कुछ टोटली इससे कनेक्टेड है, इसलिए ये क्लीनली सुनो और इसको मेमोराइज करके रखो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब इससे पहला सॉल्यूशन के अंदर जो एडजॉर्प्शन होता है, उस एडजॉर्प्शन फिनोमेना का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यह है कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहां टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे डिक्रीज होगा? तो उसके पीछे रीजन यह है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे सॉल्यूट मोलेक्युल्स के सॉल्यूशन में क्या होगा? उतना ज्यादा मोशन करने लगेगा, फिर इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा आपके एडजॉर्बेंट के लिए। मींस यहाँ पे चारकोल एडजॉर्बेंट है, एसिटिक एसिड एडजॉर्बेंट है। टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट मोलेक्युल्स का रैंडम मोशन बढ़ जाता है और उस तरह से इसको पकड़ना मुश्किल होने लगता है। मींस एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने से। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट यह है कि सॉल्यूशन का जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, जस्ट जब आपके ऐसे गैस था, गैस का एडजॉर्प्शन का बात हो रहा था, वहां पे प्रेशर था, प्रेशर की जगह पे क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन का जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। मींस रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मींस कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ बढ़ेगा। अगला पॉइंट यह है कि अगर आप रेट ऑफ जो एडजॉर्प्शन होता है सॉल्यूशन के अंदर, वो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। उसका अगर नेचर उस तरह का नहीं है, कई सारे ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है, उनके एडजॉर्ब होने का चांस कम रहता है। ये सारे फैक्टर्स हैं। अब इस सब को एक्सप्लेन करने के लिए भी फ्रॉन्डलिक ने अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया। अपने एम्पिरिकल फॉर्मूला ने थोड़ा सा चेंज किया, और चेंज के नाम पे क्या किया कि यहाँ पे x/m इज इक्वल टू kc का पावर 1/m, एवरीथिंग आर सेम, ओनली डिफरेंस इज कंसंट्रेशन प्लेस ऑफ प्रेशर। यहाँ पे कंसंट्रेशन आ गया क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ही होता है। जितना ज्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा सॉल्यूट मोलिक्यूल्स होगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट मोलिक्यूल्स होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन का रेट होगा। बाद बाकी 1/n का वही है जो वहां पे था, वो यहाँ भी है, सब कुछ वही है। यहाँ पे कोई डिफरेंस मात्र केवल आया कंसंट्रेशन का। तो फ्रॉन्डलिक का एम्पिरिकल फॉर्मूला गैसेस का जो एडजॉर्प्शन होता है उसके साथ साथ सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट का जो एडजॉर्प्शन होता है उसके रेट को भी एक्सप्लेन करता है, और उसी तरीका से एक्सप्लेन करता है जैसे वहां पे किया है। हालांकि सॉल्यूशन के अंदर जो एडजॉर्प्शन होता है वो चूंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन रहता है एक्चुअल में,
इस वजह से इसको और बेटर ढंग से एक्सप्लेन कर देता है। हमारा यहाँ कोई सिचुएशन फैक्टर नहीं आता है, इस वजह से सॉल्यूशन के अंदर जो एडजर्प्शन होता है उसको फ्रोंडी के एम्पिरिकल फॉर्मूला ज्यादा बेटर ढंग से एक्सप्लेन करता है। लैंगमुर थ्योरम, हालांकि लैंगमुर नाम से मिलता जुलता एक और थ्योरम पढ़ना है आप लोग को जो मॉडर्न फिजिक्स में आता है, लैंगमुर चाइल्ड थ्योरम, बट यहाँ पे ओनली लैंगमुर ही अकेले हैं। लैंगमुर थ्योरम जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है एडजर्प्शन फिनोमेना को। उसके लिए इन्होंने बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन को हम बोलते हैं लैंगमुर थ्योरम पोस्टुलेट्स। इसका पोस्टुलेट्स नंबर 1 यह है, पोस्टुलेट्स नंबर 1 यह है कि एडजर्प्शन इज ए मोनोलेयर्ड फिनोमेना। माइंड इट, लैंगमुर का जितना भी स्टेटमेंट होगा वो केमिकल एडजर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। ऐसे में आपको बताया भी हूं कि ऑल केमिकल एडजर्प्शन आर फिजिकल एडजर्प्शन एट लोअर टेम्परेचर। इसका मीनिंग हुआ कि अगर कोई थ्योरी केमिकल एडजर्प्शन को लेकर चल रहा है तो डेफिनेटली कंप्लीट एडजर्प्शन को एक्सप्लेन करेगा वो, क्योंकि हर केमिकल एडजर्प्शन लोअर टेम्परेचर फिजिकल रहता है। तो लैंगमुर का पहला जो पोस्टुलेट है वो यह है कि आपका एडजर्प्शन इज ए मोनोलेयर्ड फिनोमेना। सेकेंड यह है कि रेट ऑफ एडजर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एडजर्प्शन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, ये फैक्टर था जो आपके फ्रॉन्टलिक के थ्योरी को डिस्कार्ड करवाया और इसी वजह से फ्रॉन्टलिक का थ्योरी आपका इनसफिशिएंट हो गया, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एडजर्प्शन प्रेशर से इंडिपेंडेंट कैसे हो जाता है एट हायर प्रेशर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये नॉर्मल है भी, जितना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा आपके एडजर्पेंट के पास उतना ही ज्यादा गैस का एडजर्प्शन होगा। अगर आपका पूरा का पूरा सॉलिड के सरफेस पे गैसेस एब्जॉर्ब हो गए हैं तो कितना हो गैस का प्रेशर करोगे, कोई एडजर्प्शन होगा ही नहीं। इसलिए सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एडजर्प्शन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर यह था कि रेट ऑफ एडजर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एडजर्प्शन। मैं इस पिक्टोरियल डायग्राम में इससे एडजर्पेंट को मैं शो कर रहा हूं और एडजर्पेंट के जो डॉटेड सेक्शन है उससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वह रीजन जहां पे गैसेस का एडजर्प्शन हो गया है। मैं उसको थीटा से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। थीटा एडजर्ब्ड सरफेस एरिया ऑफ एडजर्बेंट एंड दिस पार्ट इज 1 माइनस थीटा। इस पूरे सरफेस एरिया को मैं यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर ये पूरा का पूरा यूनिट है तो इसका थीटा पार्ट एडजर्ब हो गया है। यूनिट से रिप्रेजेंट करने के कई सारे फायदे हैं। जिस तरह से परसेंटेज होता है, 100 से रिप्रेजेंट करने पे चीजें परसेंटेज बनता है, यूनिट से करने पे चीजें फ्रैक्शन में इजीली हो जाता है। मींस मैं एज ए होल को 1 मान लिया तो थीटा 1 का इतना थीटा बोलेंगे, इतना फ्रैक्शन सरफेस एरिया का थीटा फ्रैक्शन एडजर्ब हो गया है और 1 माइनस थीटा फ्रैक्शन बचा हुआ है। तो इस तरह से मैं फ्रैक्शन के लिए जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं यहाँ पे 1 लिया हूँ पूरे सरफेस एरिया को और थीटा एडजर्ब हो चुका है तो बचा हुआ है 1 माइनस थीटा। अगला जो इनका पोस्टुलेट है वह यह है कि ऑल एडजर्ब गैसेस बिहेव आइडियली। सॉलिड के सरफेस पे जो गैसेस एडजर्ब हो जाते हैं वो आइडियली बिहेव करते हैं। मींस उनको कोई मतलब नहीं उसके बगल में कौन है। आइडियल का मतलब यही होता है कि अगर आपको नेबर से कोई मतलब नहीं तब आइडियल, क्योंकि आइडियल का कॉन्सेप्ट ही है कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं लगता है। मतलब आप अपने नेबर के ना दोस्त ना दुश्मन हो तो क्या हो, आइडियल हो। फिलहाल की दुनिया आइडियल को रहने देती नहीं है, वो अलग बात है, बट फिलहाल यहाँ पे ऐसा है। लैंगमुर का मानना यह है कि हमारा जो भी गैस एडजर्ब होता है वो आइडियली बिहेव करता है। अगला पॉइंट लैंगमुर ने यह बोला, नेक्स्ट पॉइंट लैंगमुर का यह है कि एडजर्प्शन और डिजर्प्शन दोनों होता है। मींस हमारे सरफेस पे, सॉलिड के सरफेस पे एडजर्प्शन भी होता है और डिजर्प्शन भी होता है और इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। मींस इनिशियली when adsorption phenomena is started, the rate of adsorption is very high because all surface is available for adsorption. But when time is going on, rate of desorption is also started, and at equilibrium, rate of adsorption is equal to rate of desorption. Means कुछ देर बाद हमारे सॉलिड के सरफेस पे जहाँ पे गैसेस का एडजर्प्शन होता है एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग यह हुआ कि जितना सॉलिड के सरफेस पे गैसेस एडजर्ब होता है उतना ही वहां से डिजर्ब हो जाता है
कि सॉलिड के सरफेस पे जो गैस मोलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन है, सॉलिड के सरफेस पे जो गैस मोलिक्यूल्स के एडजॉर्ब गैस मोलिक्यूल के जो नंबर है वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन दोनों फिनोमेना साइमल्टेनियसली होता है और रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। ये मानना है इनका। मींस लैंगमुर के अकॉर्डिंग एडजॉर्प्शन फिनोमेना एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मींस सॉलिड के सरफेस पे गैसेस एडजॉर्ब भी होते हैं और एडजॉर्ब गैसेस में से कुछ डिजॉर्ब भी होते हैं, मींस रिमूव भी होते रहते हैं। ये होना भी चाहिए, नेचुरल भी है, क्योंकि जो टेम्परेचर मींस अगर किसी रूम टेम्परेचर पे भी अगर एडजॉर्प्शन हो रहा है तो रूम टेम्परेचर पे भी हमारे गैस मोलिक्यूल के पास अच्छा खासा मींस 298 केल्विन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगा और यह काइनेटिक एनर्जी गुड एनफ होता है गैस मोलिक्यूल्स को कहीं से डिजर्व कराने के लिए, मूव कराने के लिए, बिकॉज यू नो ऑल लिक्विड वेपराइज एट ऑल टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड वेपराइज होता है खुद ब खुद, मींस आपका लिक्विड मोलिक्यूल्स अपने काइनेटिक एनर्जी की वजह से रिमूव हो जाता है, मींस एस्केप कर जाता है। तो यहां भी हो सकता है, इसलिए एडजॉर्प्शन फिनोमेना एक रिवर्सिबल फिनोमेना है। मेजर पोस्टुलेट्स यही है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतना ज्यादा रेट से गैसेस का एडजॉर्प्शन होगा। ये बात भी उन्होंने बोला। मींस हमारे लैंगमुर थ्योरम का पहला पोस्टुलेट से है कि एडजॉर्प्शन इज मोनोलेयर फिनोमेना। सेकंड पोस्टुलेट से है कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एडजॉर्प्शन। अगला पॉइंट यह है कि ऑल एडजॉर्ब गैसेस बिहेव आइडियली, मींस कोई इंटरेक्शन नहीं होता उनके बीच में। उसके बाद अगला पॉइंट यह है कि हमारा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता है, मींस एडजॉर्प्शन इज ए रिवर्सिबल फिनोमेना। एट द स्टार्ट ऑफ एडजॉर्प्शन rate of dissolvation very high but equilibrium will attain, and at equilibrium both rate of adsorption and desorption will be equal. And last is कि rate of adsorption is directly proportional to pressure पे adsorption का रेट डिपेंड करता है। अब ये सारे जो पोस्टुलेट्स हैं, इस पोस्टुलेट्स के बेसिस पे मैं अब इनका थ्योरी का मैथमेटिकल फॉर्म आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। गौर से देखिएगा। रेट ऑफ adsorption is directly proportional to pressure. Rate of adsorption is directly proportional to surface area available for adsorption, and that is 1 minus theta. Rate of adsorption दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, so दोनों कंबाइन करेंगे from equation 1 and 2. From equation 1 and 2, rate of adsorption is directly proportional to P into 1 minus theta. इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट देंगे, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू K1 P1 माइनस थीटा। मैं P यहां पे लिख दे रहा हूं, प्रेशर ऑफ गैस, pressure of gas. Similarly, rate of desorption. Rate of desorption. Rate of desorption will only depend upon surface area adsorbed by gases. जितना ज्यादा सरफेस पे गैस एडजॉर्ब होगा उतना ज्यादा गैसेस के रिमूव होने का चांस है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सभी एडजॉर्ब गैसेस के पास इक्वल काइनेटिक एनर्जी रहता है। तो कितना गैस यहां से निकलेगा ये डिपेंड करेगा कितना ज्यादा गैस यहां पे एडजॉर्ब है। उसको प्रेशर से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रेशर से तो मतलब उसको है जो गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा गैस आपके सरफेस पे फॉल आउट होगा, उतना ज्यादा गैस एडजॉर्ब होगा। कितना गैस रिमूव होगा ये ओनली डिपेंड करेगा सरफेस एरिया एडसॉर्ब बाय गैसेस, इसलिए रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, यहां पे कांस्टेंट देंगे, तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज इक्वल टू K2 थीटा। इसको इक्वेशन 2 में लिख रहा हूं, डेसिमल सिस्टम में 1 2
अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ एडसॉर्प्शन। एट इक्विलिब्रियम, at equilibrium, at equilibrium rate of desorption is equal to rate of adsorption। दोनों को कंपेयर इक्वल करते हैं। K2 थीटा इज इक्वल टू K1 1 माइनस थीटा P। तो K2 थीटा इज इक्वल टू K1 P माइनस K1 थीटा P। तो थीटा वाले की तरफ लेकर आओ और थीटा कॉमन ले लो, तो K2 प्लस K1 P इज इक्वल टू K1 P। थीटा इज इक्वल टू होगा K1 P बाई K2 प्लस K1 P। ये आपका इक्वेशन 3 हुआ। अब थीटा क्या है? सरफेस एरिया एडसॉर्ब्ड बाय गैस, मींस थीटा रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन, एंड we have been used x by m for amount of absorption। x by m से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कितना गैस एडसॉर्ब हुआ है। ये क्या है? x by m क्या है? अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड एट पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट के यूनिट मास पे कितना गैस एडसॉर्ब है उसको रिप्रेजेंट करते हैं x by m, मींस x by m रिप्रेजेंट्स the amount of adsorbed gases। So I can write it x by m is directly proportional to theta। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, और कांस्टेंट लिखेंगे यहां पे x by m इज इक्वल टू k थीटा कर दिया कांस्टेंट k कांस्टेंट, और फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 और थीटा को यहां से उठाएंगे, 3 को यहां पे थीटा को पुट करेंगे, तो x by m इज इक्वल टू कि थीटा के वैल्यू यहां मैं पुट किया K1P, हालांकि यहां पे इस K को मैं K2 हो गया, आप इसको K3 लिख रहा हूं, तो K1P बाई K2 प्लस K1P, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब मैं K1 से ऊपर इसे डिवाइड कर दे रहा हूं, तो x by m इज इक्वल टू K3 K1 P, या डायरेक्ट इसको डिवाइड करते हैं और इसका K1 गायब होगा, या K1 कॉमन ले लो, बोल सकते K1 से डिवाइड कर रहा हूं, और ये हो गया K2 by K1 प्लस P। यहाँ K2 से मैं डिवाइड करूंगा, उस K को किससे डिवाइड करते हैं उसके लिए कुछ मैथमेटिकल होता है, आप देखोगे तुरंत। K2 से डिवाइड करने बाद ये 1 हो जाएगा, और ये हो गया K1 by K2 P। ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया। अब इस K3 K1 के बाद मैं क्या लिख सकता हूं? लेट K3 K1 इज इक्वल टू K, क्योंकि K3 भी कांस्टेंट K1 भी कांस्टेंट, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट तीसरा कांस्टेंट होगा, इसको मैं K लिख दिया, तो x by m इज इक्वल टू हो गया Kp बाई 1 प्लस K1 बाई K2P। यह हुआ लैंगमोर थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म।
अब इससे मैं एक्सप्लेन करूंगा एडजॉर्प्शन को। पहले तो मैं थ्योरेटिकली कर दे रहा हूं, फिर मैथमेटिकली। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में आपका सैचुरेशन क्यों आता है? तो इनिशियली जिस समय आपका एडजॉर्प्शन शुरू होता है उसमें जितना ज्यादा गैस का प्रेशर रहता है उतना ज्यादा गैस मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पे फॉल आउट होता है, उतना ज्यादा गैस एडजॉर्ब होता है। धीरे 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 एक समय आता है, कुछ देर बाद तुम्हारे सॉलिड के पास जितने भी एक्टिव साइट्स हैं सब पे गैसेस एडजॉर्ब हो जाता है। पूरा का पूरा सरफेस फुल हो गया, ऑक्युपाइड हो गया, अब कोई खाली ही नहीं है। अब कितना हूं गैस डालो एडजॉर्प्शन होगा ही नहीं। एडजॉर्प्शन मींस कितना एडजॉर्ब होगा वो तो फिक्स हो गया कि पूरा सरफेस भर गया है। तो अब कितना हूं आप डालते जाओ इसके ऊपर गैस, एक चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि पूरे के पूरे सरफेस कवर कर लिया है। तो जिस समय आपके सॉलिड का पूरा सरफेस कवर हो जाता है उसके बाद प्रेशर से एडजॉर्प्शन क्या होता है? इंडिपेंडेंट हो जाता है। प्रेशर बढ़ रहा है, वेसल में गैस डाल रहे हो, बट वेसल में जो सॉलिड रखा हुआ है उसके ऊपर जो गैस मॉलिक्यूल्स का नंबर है वो बदलने वाला नहीं है। एंड दिस फैक्टर इज रिस्पांसिबल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दुनिया में जितना भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप पढ़ते हो इसी वजह से ऐसा होता है। जैसे अमोनिया, अमोनिया को हम लोग प्लेटिनम के सरफेस से डिकम्पोज कराते हैं। अब अमोनिया वेसल में अमोनिया गैस है, प्लेटिनम डाल दिया कैटलिस्ट के तौर पे, अमोनिया को क्या कर लिया आपका प्लेटिनम के सरफेस पे अट्रैक्ट कर लिया। तो इनिशियली तो आप जितना प्रेशर रखोगे उतना ज्यादा अमोनिया अट्रैक्ट होगा प्लेटिनम के सरफेस पे। कुछ ही देर बाद आपके प्लेटिनम के पूरा सरफेस फुल हो जाता है अमोनिया गैस से, अब कोई जगह खाली ही नहीं है। अब अमोनिया को डिकम्पोज होने का रेट आया, तो मान लो 1 सेकेंड में अमोनिया अगर 10 मोलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है तो 10 मोलिक्यूल डिकम्पोज हो गया तो सरफेस खाली हुआ। अब 10 मोलिक्यूल जाकर अमोनिया को उस पर अट्रैक्ट हो जाएगा। मींस प्लेटिनम के सरफेस पे जो अमोनिया का मोलिक्यूल का नंबर है वो चेंज होगा ही नहीं, बट रिएक्शन हो रहा है। अमोनिया आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मींस अमोनिया डिकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बट प्लेटिनम के सरफेस पे अमोनिया गैस मोलिक्यूल का नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो बोलेंगे एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है जहां पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है बट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। ये रिएक्शन कौन होगा जी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जिस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से क्या हो जाए? इंडिपेंडेंट हो जाए, उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के पीछे रिस्पॉन्सिबल यही है आपका, हालांकि कैटलिस्ट की वजह से ही सब कुछ वहां पे होता है। तो यहां में मैं बताया कि सैचुरेशन आने के पीछे रीजन ये है सॉलिड का पूरा सरफेस ऑक्युपाइड हो जाता है, उसके बाद कितना प्रेशर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन नहीं होगा। अब इस मैथमेटिकल फार्मूला से एक्सप्लेन कर रहा हूं ये कैसे होगा, तो इसको देखो। कौन कौन K3 क्या बोले पूछ? K3 K1 by K2 हाँ डिवाइड किया ना सर K2 से? हाँ K2 से डिवाइड किया तो ऊपर भी नहीं। हाँ K2 तो K2 यहाँ पे लिख देंगे K3 by K2 इसको क्या कर एक ही बात सारे कांस्टेंट जैसे K2 से डिवाइड करने के पीछे भी रीजन है क्योंकि मुझे 1 प्लस में लाना है, क्योंकि 1 एक डिफाइंड हो गया, अब इससे कंपेयर किया जा सकता है, इस वजह से कांस्टेंट का जो रहता है उससे डिवाइड करते हैं। तो K2 से मैं डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, यहाँ भी K3 K1 by K2 हो जाएगा, इसको मैं K मान लिया तो हमारा इक्वेशन ये हो गया। अब इससे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं गौर से देखो। तो देखो जी केस फर्स्ट में मानूंगा, केस फर्स्ट व्हेन प्रेशर इज लो, प्रेशर बहुत कम है। अगर प्रेशर लो है इट मींस K1 by K2P लेस देन 1 होगा। प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर अगर बहुत कम है तो 1 से कम होगा। अब जैसे ही प्रेशर तुम्हारा 1 से कम हो गया तो आप 1 के रिस्पेक्ट में इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हो। देन K1 by K2P plus 1 is approximately equal to 1, क्योंकि K1 by K2P 1 के रिस्पेक्ट में बहुत कम है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे नेग्लेक्ट करने का मीनिंग हुआ 1 plus this equal to 1 आप लिख सकते हो। जैसे आपने 1 लिखा आपका इक्वेशन क्या हो गया? Ax by m is equal to Kp। तो देख लो आप एक ग्राफ पे किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ आपका ग्राफ के किस रीजन को रिप्रेजेंट करना है?
ग्राफ इस तरह से है, x/m p ग्राफ की जिसमें आपका x/m जिसमें प्रेशर 0 हो सकता है, x/m 0 होगा, इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रीजन आप देखो, ये रीजन कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा लगता है, इस रीजन में लाइन लगता है कि आपका लीनियर है। यहां अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एकदम टच कर जाएगा आपके कर्व पे बहुत दूर तक, तो इस रीजन को रिप्रेजेंट करता है। मींस जब प्रेशर लो है उस समय एड्सॉर्प्शन का रेट मींस x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया p के। जब प्रेशर लो है तो x/m प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस रीजन लुक्स लाइक स्ट्रेट लाइन, मींस लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा, उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कब होगा? जब प्रेशर लो होगा। इस सेक्शन में इस और नीचे आओ, यहां नहीं, इस रीजन में ज्यादा बेटर, क्योंकि ऊपर जैसे आओगे वैसे कर्व होता जाएगा। इस ग्राफ के इस रीजन में स्टार्टिंग वाला जो सेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन जैसा लगता है। जब प्रेशर बहुत कम होगा, जिससे प्रेशर वेरी लो होगा, हालांकि इसको मैथमेटिकल करने के लिए ऐसे भी दो बार लिख सकते हो, इसका मीनिंग हुआ कि 1 से बहुत बहुत कम हुआ, लेकिन आप एक बार लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब प्रेशर लो होगा उस समय x/m प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस इस रीजन को रिप्रेजेंट करता है। अब केस सेकंड, इफ प्रेशर इज वेरी हाई और वेरी हाई, जब प्रेशर हाई हो जाएगा तो क्लियर है कि K1/K2p ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से बहुत ज्यादा होगा। जब प्रेशर वेरी हाई हो गया तो K1/K2p 1 से बहुत ज्यादा होगा, इस बार 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। देन x/m इज इक्वल टू क्या हो गया? K1/K2p, तो p कैंसिल हो गया, K1/K2 उलट ऊपर चला गया, मींस पूरा का पूरा क्या हो गया? आपका कांस्टेंट हो गया। K2/K1 ये कांस्टेंट हो गया, मींस x/m कांस्टेंट हो गया। मींस क्या गेन कर लिया? डिसैचुरेशन। मींस उस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है जब प्रेशर वेरी हाई हो गया तो x/m एब्जॉर्प्शन प्रेशर से क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। मैथमेटिकली उस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। केस थर्ड, if pressure is moderate, if P is moderate का मीनिंग हुआ ना वेरी हाई या वेरी लो। अगर प्रेशर मॉडरेट है इसका मीनिंग हुआ कि प्रेशर को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हो, न वन प्रेशर को नेग्लेक्ट कर सकता है। मींस इस बार प्रेशर मॉडरेट है, मींस 1 के कंपेरेबल है। इस वजह से कोई यहाँ पे आपका एजम्पशन नहीं होगा, कोई नेग्लिजेंस नहीं होगा, या कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होगा। x/m इज इक्वल टू होगा Kp/1 प्लस K1/K2p, सेम इक्वेशन रह जाएगा। अब इसका जब ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो यह ग्राफ कर्व होगा, क्योंकि प्रेशर का पावर आपका 1 नहीं है, प्रेशर का पावर 0 भी नहीं, इसलिए यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा? कर्व होगा। तो इस रीजन को मींस जब प्रेशर मॉडरेट है उस रीजन को रिप्रेजेंट करता है यह इक्वेशन। जब प्रेशर वेरी लो है इस रीजन को रिप्रेजेंट करता है आपका केस फर्स्ट। जब प्रेशर वेरी हाई है तो किस रीजन को रिप्रेजेंट करता है? केस सेकंड। और इस तरह से लैंगमूर का थ्योरम आपके एब्जॉर्प्शन के ऑल सेक्शन को क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। और इसके एक्सप्लेन होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है इसका एजम्पशन प्रॉपर होना, क्योंकि इसने सरफेस एरिया को कंसीडर किया, राइट। तो यह है आपका लैंगमूर थ्योरम। लैंगमूर थ्योरम से पूरी तरह से एक्सप्लेन हो जाता है, सैचुरेशन को क्लियर करता है। हालांकि लैंगमूर थ्योरम सिलेबस में नहीं है, इसलिए आईआईटी को छोड़कर कोई भी दूसरा एग्जाम इसको पूछेगा नहीं डायरेक्टली। हाँ, इनडायरेक्ट में पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि फ्रॉन्टलिंक का डिमेरिट क्या है, बट ये नहीं पूछ सकता कि लैंगमूर थ्योरम क्या है, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर नहीं है। बट लैंगमूर थ्योरम पढ़ने से ही क्लियर होता है कि फ्रॉन्टलिंक के थ्योरी का क्या क्या डिमेरिट्स है। ओके, हेलो स्टूडेंट, इस तरह से इस जो आपका सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर था वो कंप्लीट में किया। यहां तक मैं आपको क्लियर कर दिया कि एब्जॉर्प्शन आइसोटोप क्या होता है और किस तरह से वो सैचुरेशन फैक्टर गेन करता है इस ब्रीथिंग। अब अगला वीडियो में इसके आगे के मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के बारे में बोलना चाहूंगा
ये वीडियो आप देखिए, अगर वाकई आपको अच्छा लगता है, चीजें समझ में आता है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, तो आप जरूर लाइक कीजिए। और भी जो नीडी लोग हैं, जो स्टूडेंट्स है, जो पढ़ सकता है, जो पढ़ने वाला है, 12th का हो या नीट का, जेईई मेन का प्रिपरेशन करने वाले, एडवांस वाले जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए बेनिफिशियल है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को प्रमोट कीजिए। ओके, थैंक यू।